तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी। नाम से ही समझ आ रहा है। वही हम जो है टॉपिक में करते हैं, पहले नाम को तोड़ते हैं। इंट्रैपमेंट का मतलब क्या होता है? इंट्रैपमेंट का मतलब होता है पिंच्ड या कंप्रेशन। और न्यूरोपैथी यानी, न्यूरोपैथी को तो हम कल पढ़ के आए थे, एनी डिस्फंक्शन रिलेटेड टू द नर्व कॉर्ड्स न्यूरोपैथी। अब वो किसी भी चीज से हो, चाहे कंप्रेशन से, कोई भी। अपन न्यूरोपैथी तो एक ओवरऑल वर्ड हो गया, मगर वो न्यूरोपैथी अब कंप्रेशन की वजह से होगी तो उसे आप इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी बोलेंगे। क्योंकि इससे पहले जो हम चैप्टर पढ़ के आए थे कौन सा वाला चैप्टर पढ़ के आए थे? इससे पहले हमने चैप्टर कंप्लीट करा था पेरिफेरल न्यूरोपैथी। उसमें हमने ओवरऑल पढ़ा। उसमें हमने क्या ओवरऑल सब के बारे में जाना पेरिफेरल न्यूरोपैथी में, कि क्या क्या रीजन की वजह से नर्व डिस्टर्ब हो सकती है और कौन सा पार्ट होगा, क्या होगा, वो हमने कंप्लीटली ब्रीफ आइडिया लिया। उसके अंदर एक तरीके से आप सब टॉपिक मान लो कि इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी के अगर सिर्फ कंप्रेशन से हो, और एक अकेला ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल 2 लिख देते हैं 14 मार्क्स में। अगर आपको ये ऐसा टॉपिक जो मैं बता रहा हूं कि ये कंप्लीटली 100 आउट ऑफ 100% याद करने वाला टॉपिक है, कि अगर आपको पता है तो पता है, नहीं है तो आप कुछ नहीं लिख सकते इसमें, कुछ भी नहीं, 1 मार्क्स का भी नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर याद करने वाला, जो अगर हमने फर्स्ट ईयर में ढंग से अनाट पढ़ी है तो हमारे लिए बहुत सिंपल जाएगा। नहीं पढ़ी तो अब ढंग से पढ़ना है और याद करते चलना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें एक ही काम है न्यूरोपैथी यानी, अब कोई नाम में समझ आ रहा है कि कोई एक नर्व है वो दब रही है। अब हमें ये नहीं पता कि वो नर्व का फंक्शन क्या है, वो नर्व किधर सेंसरी सप्लाई करती है, किधर कौन सा उसका मोटर काम है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि अच्छा ये नर्व दब गई है। अब हमें उसकी लोकेशन तो पता नहीं है कि नर्व अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक निकलती है। अब मैं आपसे बोल दूं कि कार्पल टनल सिंड्रोम, अब आपको पता होना चाहिए कि कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर कौन सी नर्व दब रही है, उसकी सेंसरी सप्लाई कहाँ है, उसकी मोटर सप्लाई कहाँ है, पेशेंट को क्या फील होगा। अगर पता है तो पता है, नहीं है तो नहीं है। इसमें कोई दिमाग लगाने वाला जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ याद करने जैसा है। लेकिन हम इसको फिर भी कोशिश करेंगे, मैक्सिमम चीजें तो हमें याद करनी है, लेकिन उनको भी समझने की, कि क्या क्या उनके अंदर जो टॉपिक्स हैं, सब हेडिंग है, उनको हम कितना ब्रीफली लिख के आ सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी इज डिफाइंड, यहाँ पर 4 वर्ड लगे हुए हैं। कि एक तो क्या हो सकता है कि मैं आपको बोलूं कि ये आपकी नर्व है, डायरेक्टली प्रेशर हो रही है, डायरेक्टली प्रेशराइज हो रही है किसी भी चीज से, कोई भी चीज से डायरेक्टली प्रेशराइज हो रही है। या फिर मैं बोलूं कि डायरेक्टली प्रेशराइज ना होकर उसके ऊपर कोई सॉफ्ट मसल्स हैं, बोन है, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, कुछ भी है, वो प्रेशराइज हो रहे हैं, और वो जब दबेंगे तो उसके नीचे नर्व है, फिर वो दब रही है। तो क्या 2 बातें हो गई कि नहीं हो गई? एक बात है कि डायरेक्टली नर्व दब रही है, और दूसरी बात है कि उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हमें ट्रीटमेंट में फर्क पड़ेगा कि अगर डायरेक्ट नर्व किस चीज से दब रही है उसको हटाओ, और अगर किसी और दूसरे सेकेंडरी किसी स्ट्रक्चर की वजह से दब रही है तो पहले आपको वो ठीक करना पड़ेगा। तो इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी डिफाइंड एज प्रेशर और प्रेशर इंड्यूस्ड इंजरी टू अ सेगमेंट ऑफ अ पेरिफेरल नर्व, किसी एक सेगमेंट पर, पूरी नर्व पे नहीं, नर्व का कोई एक सेगमेंट पर। यानी नर्व यहां ऐसा नहीं कि टूट के अलग हो जाएगी, कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ उसके फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे, यानी डिसफंक्शन। जो पर्टिकुलर नर्व का एक काम है कि पर्टिकुलर इस एरिया को उसको सेंसरी सप्लाई देना है, इस एरिया को उसको मोटर सप्लाई देना है, तो उसकी सप्लाई डिस्टर्ब होगी। बाकी और कुछ हमें ऐसा नहीं होगा कि नर्व के फंक्शन ही पूरे खत्म हो गए, नहीं, यहां सिर्फ कंप्रेशन होगा। क्या रीजन हो सकते हैं? या तो डायरेक्टली कंप्रेशन यही है, या फिर हम जानते हैं हर किसी की एनाटॉमिकल बॉडी अलग अलग होती है। कितने सारे लोगों में देखते हैं जो डॉर्फिज्म, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके क्या है, जॉइंट्स एबनॉर्मेलिटीज है, जो बचपन से कंजेनाइटल, उनके फीचर्स, उनके हाथ पैर छोटे रह गए सारी। अब कोई भी अगर उनके अंदर में एक हाथ बड़ा एक हाथ छोटा रह गया, या फिर एक लेग, आपने देखा शॉर्ट लिम्ब वाले पेशेंट है, या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम है, अगर बॉडी के अंदर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर डेवलप है तो उसकी वजह से नर्व है वो तो दबेंगी, बिल्कुल दबेंगी। तो ये क्या कि सेकेंडरी टू एनाटॉमिकल भी हो सकता है, कि किसी की अगर एनाटॉमी ही डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो फिर उसकी सर्जरी में हम उसकी एनाटॉमिकल जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करेंगे, या फिर कोई पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर, कि कोई ना कोई पैथोलॉजी हो रही है, उसकी वजह से आगे चल के दब रहा है, कि फिर चाहे वो इन्फेक्शन हो जाए या कुछ भी हो जाए, या फिर ट्रोमा हो जाए, सर्जरी हो जाए, है ना, कोई भी ट्रोमा हो गया, सर्जरी हो गई, कुछ स्ट्रेचिंग हो गई, कोई भी ऐसी चीज। यानी स्ट्रेचिंग तो देखो आपकी दूसरी बाकी पैथोलॉजी में आपकी कोई पैथोलॉजिकल हो, जैसे ट्रॉमा, है ना, स्ट्रोक का पेशेंट हो गया, और ये सारी चीजें ये आपकी पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में आ गई। ठीक है, तो
नर्व इंजरी 3 टाइप से है जो मेनली हमें देखने को मिलती है। एक तो क्रोनिक डायरेक्ट कंप्रेशन, कि कोई भी चीज है डायरेक्ट कंप्रेस कर रही है भैया। कार्पल टनल सिंड्रोम डायरेक्ट कंप्रेशन समझने की ना, समझते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। हमारे हैंड्स में जो क्यों कार्पल टनल यानी क्या, जो कार्पल्स बोन है रिस्ट जॉइंट पे कार्पल्स बोन है, उनके बीच में से कौन सी नर्व निकल रही है, मीडियन नर्व निकल रही है, उसका कंप्रेशन होता है। अभी धीरे धीरे करके हम एक एक को समझते चलेंगे, इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको समझाता जाऊंगा, तुरंत की तुरंत याद करते जाना है ऑन द स्पॉट। क्यों, अभी याद नहीं होगा, लेकिन पढ़ना इसी तरीके से कि जैसे अभी आप ऑन द स्पॉट याद करते जा रहे हैं। बाद के लिए नहीं छोड़ना कि बाद में याद करें, बाद के लिए छोड़ोगे तो कुछ याद नहीं होगा। अभी याद करते जाओ, ये सोच के पढ़ना है कि अभी याद कर रहा है, बाद में तो सिर्फ मैं रिवीजन करूंगा। दूसरा एंगुलेशन। एंगुलेशन का मतलब होता है एबनॉर्मली बेंड और कर्व। हमें पता है कि हमारी नर्व कितने सारे जॉइंट से कर्व हो गया। अगर मैं आपको सिंपली आपको शोल्डर जॉइंट ही बोल दूं कि शोल्डर जॉइंट में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपकी बॉडी है और इस तरीके से आपका हैंड निकलता है, ठीक है। इस तरीके से ड्राइंग थोड़ी उस पर ध्यान मत देना। ये आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, ये आपका हैंड हो गया। अब अगर यहाँ से भी कोई नर्व निकलती है स्कैपुला साइड से या कुछ भी, तो वो शोल्डर जॉइंट से घूम के निकलती है कभी कभी। तो ऐसे बहुत सारे फेमोरल नर्व है ना, हमारी शियाटिका नर्व है जो हिप जॉइंट से घूम के, तो कितनी सारी नर्व है जो जॉइंट से उनको घूमना पड़ता है, यानी एंगुलेशंस करना पड़ जाता है। तो कभी कभी उन एंगुलेशन में क्या हो जाती है, वो नर्व दब जाती है, यानी एबनॉर्मली बेड और कर्व। कुछ लोगों में होता है जिनका एबनॉर्मली बेड कर्व या कोई जॉइंट में प्रॉब्लम हो गई, या ड्यूरिंग एंगुलेशन जब नर्व एंगल में एक टर्न होती है, अगर उसमें उसे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है क्योंकि नर्व रोटेट करती है, वहां पर दबने के सबसे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं एबनॉर्मली, ठीक है। और थर्ड वन तो हम जानते हैं स्ट्रेचिंग फोर्स। ये हमने किसी को हाथ पकड़ के जोर से खींच दिया, हम बच्चों में बहुत कॉमन करते हैं सबसे ज्यादा। कि एक इसको सिंड्रोम भी बोला गया है, नर्स सिंड्रोम बोलते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे ही बेबी को पुल आउट करते हैं ड्यूरिंग लेबर, बेबी को जब बाहर पुल आउट करते हैं तो हम उसके हाथ खींच के सर पकड़ के निकाला जाता है। स्टार्टिंग में हम ध्यान नहीं देते, या नर्स कभी एकदम पकड़ता है उसके हाथों को पकड़ने, या फिर जब बच्चा 1-2 महीने का होता है तो हम उसको हाथों से उठाने लग जाते हैं। 4-5 महीने के बच्चों को हम क्या करते हैं, उंगलियां उसके उसमें कौन सा पामल रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। पामल रिफ्लेक्स आप जानते क्या होता है कि पामल रिफ्लेक्स कि बेबी के पाम पर अगर आप अपनी उंगली आप अपनी फिंगर या कुछ भी रखो, वो अपनी उंगली बंद कर लेता है, वो अपनी फिंगर्स बंद कर लेता है। हम समझते हैं वो प्यार कर रहा है, प्यार नहीं, वो पामल रिफ्लेक्स होता है जो 6 से 7 महीने तक बेबी में प्रेजेंट होता है। तो हम उसमें उंगली रख के फिर वो एकदम टाइट पकड़ लेता है, फिर हम उसको उंगलियों से ऊपर उठाते हैं हाथों के थ्रू। तो उसमें क्या होता है कि शोल्डर जॉइंट्स पे मोस्ट कॉमनली एक्सिलरी नर्व्स हैं, ब्रैकियल प्लेक्स, सबसे ज्यादा ब्रैकियल प्लेक्सिस हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे स्ट्रक्चर्स जो उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे कंप्लीटली वो डेवलप हुए नहीं होते हैं, और आप लाड़ प्यार में उसको खींच देते हैं, या फिर ड्यूरिंग लेबर अगर हाथों से कहीं खींच दिया तो ब्रैकियल प्लेक्सिस बहुत इजीली डिस्टर्ब हो जाता है वहां। ब्रैकियल प्लेक्सिस हम जानते हैं हमारे एक्सिला में प्रेजेंट है ना। तो कुछ भी थोड़ा बहुत हुआ तो वो खराब हो गया, यानी स्ट्रेचिंग फोर्सेस कॉजिंग मैकेनिकल डैमेज टू दी नर्व। कोई भी स्ट्रेचिंग हो सकती है, मैंने आपको 2-3 कॉमन एग्जांपल बता दिए जो हम सबसे, यानी स्ट्रेचिंग का होता बड़े सब में, लेकिन मोस्ट कॉमन अगर आप देखोगे 99% आपको बच्चों में मिलेगा, और वो भी विद इन अ मंथ्स वाले केस। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर जो उसको प्रोटेक्ट करके रखने वो डेवलप हो नहीं पाए अभी, और हम समझदार होते नहीं है, लाड़ प्यार में कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे उसके लिए वो प्रॉब्लम आगे चल के क्रिएट हो जाती है। तो अभी सॉरी, अपर लिम्ब में हम कुछ 5 सिंड्रोम लिखे हुए हैं, नाम याद होने चाहिए। मैं आपको इनमें 3 चीजें बताऊंगा कि कार्पल टनल सिंड्रोम, यानी मैं आपको इसमें ये बता दूंगा कि कौन सी नर्व दब रही है, प्लस कहां पर दब रही है, और कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा, ठीक है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम याद करते चलो, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सी नर्व दबती है, या मीडियन नर्व दबती है। कहां दबती है, रिस्ट जॉइंट पे दबती है, कार्पल्स बोन के बीच में। फील कहां पर होता है, हैंड्स पे नम्बनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन फील्स होती है हैंड पर। फर्स्ट ईयर एनाट में कार्पल टनल सिंड्रोम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, लेकिन अभी तो हमें सिर्फ उनके बारे में एक एक लाइन पता होनी चाहिए और वो लिखनी है, ठीक है। तो कार्पल टनल में हमारी मीडियन नर्व जाती है, वो दबती है कार्पल्स बोन के बीच में रिस्ट जॉइंट पर, ठीक है, और नम्बनेस और टिंगलिंग सेंसेशन फील होता है हैंड पर। क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम नाम में ही समझ आ रहा है, क्यूबाइटल यानी क्यूबाइटल फोसा में। क्यूबाइटल फोसा कहां होता है, एल्बो जॉइंट पर। कौन सी नर्व दबती है, अल्नर नर्व दबती है। तो कहां पेन होगा, एल्बो में पेन होगा। कुछ याद करने की जरूरत पड़ी इतनी ज्यादा,
कुबाइटल टनल सिंड्रोम नाम में कहिए, 2-2 मार्क्स में सीधे आ जाते हैं, याद है तो लिखोगे वरना कुछ नहीं लिख पाओगे। कुबाइटल टनल सिंड्रोम क्या, यही लिखना है, कहाँ नर्व दब रही है, बोले कुबाइटल फोसा में दब रही है। कौन सी नर्व दब रही है, अल्लर नर्व दब रही है। पेन वगैरह सब कुछ कहाँ पेशेंट को फील होगा, बोले एल्बो में फील होगा, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस सिंड्रोम नाम में ही समझ आ गया, सुप्रास्पाइनेटस यानी कौन सी नर्व दब रही है, बोले सुप्रास्पाइनेटस नर्व दबेगी, और कौन सी दब रही है, इसके अंदर नर्व दबती है सुप्रास्कैपुलर नर्व। कौन सी नर्व, सुप्रास्कैपुलर। सप्लाई किसको करती है, सुप्रास्पाइनेटस मसल को। नाम में कोई कंफ्यूजन है क्या, सुप्रास्पाइन नाम है यानी सुप्रास्पाइनेटस मसल को सब सप्लाई करती है। कौन सी नर्व है, सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है। कहां से निकलती है, दबती कहां पर है, सुपीरियर स्कैपुलर फोसा पर। देखो जहां अगर आपको नर्व की लोकेशन याद है कि नर्व निकलती कहां से है, आप बिल्कुल याद रख लोगे। सुप्रास्पाइनेटस सिंड्रोम देखने को मिलता है कहां पर, सुपीरियर स्कैपुलर फोसा पर। स्कैपुला का जो सुपीरियर स्कैपुलर फोसा है वहां पर ये दबती है मोस्ट कॉमनली। प्लस ये सुप्रास्पाइनेटस मसल को सप्लाई करती है। कौन सी नर्व इंपेजमेंट हो रही है, सुप्रास्कैपुलर नर्व इंपेजमेंट होती है। प्रॉब्लम्स कहां क्रिएट होंगी, शोल्डर जॉइंट पे देखने को मिलती है, ठीक है। फिर हमारी एंटीरियर इंट्रोसियस सिंड्रोम, ये बहुत ही रेयर सिंड्रोम होता है, ठीक है। इसमें कौन सी नर्व दबाई, नाम नहीं लिखा है, एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व दबती है। कहां पर दबती है, फोर आर्म में। कहां पर दबती है, फोर आर्म में दबती है। और आपको पता है कि एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व किसकी ब्रांच है, मीडियल नर्व की ब्रांच है ये, तो ठीक है। और इसके ये किसको सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है डीप मसल्स ऑन द एंटीरियर ऑफ फोरआर्म। जो हमारा फोरआर्म है उसके एंटीरियर पार्ट के, एंटीरियर वाले पार्ट के डीप स्ट्रक्चर्स को, डीप मसल्स को सप्लाई करती है। कौन सी, एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व। यानी जो भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो फोरआर्म पे देखने को मिलेंगे। और एंटीरियर नर्व किसकी ब्रांच है, मीडियल नर्व की ब्रांच है। ऐसे ही हमारा पोस्टीरियर इंट्रोसियस सिंड्रोम दिख रहा है, तो पोस्टीरियर ये किसको सप्लाई करती है, पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व तो है ही है, सप्लाई किसको कर रही है। देखो ये लेक्चर्स की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आपको लग रहा होगा कि सर बोलते जा रहा है, ऐसे कैसे याद होगा, सुनते जाओ, समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो नर्व है वो ये, बाकी ये रिकॉर्डिंग आ जाएंगी, फिर इनको देखते रहना, याद करते रहना बार बार, मगर अभी समझने की कोशिश करते चलो कहीं भी कोई भी। क्योंकि मैं देखो इसमें आपको लगेगा कि समझ नहीं आ रहा, समझने वाली चीज भी नहीं। अगर हमें पता है कि पोस्टीरियर इंट्रोसियस सिंड्रोम में कौन सी नर्व दब रही है, तो पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व दब रही है, हम चाहे समझे या ना समझे, नर्व पोस्टीरियर इंट्रोसियस ही दबेगी, ठीक है। तो वो सप्लाई जहां करती है वो वहां करेगी, चाहे हम समझे या ना समझे। तो कहां सप्लाई करती है, वो सप्लाई करती है हमारे डिजिटल्स और थंब एक्सटेंशन मसल्स को। थंब है ना, जो हमारा थंब है वो एक्सटेंसर, थंब अपने थंब पे दो मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो थंब की जो एक्सटेंसर्स मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है। तो मैं कह सकता हूं कि अब आप थंब का एक्सटेंशन नहीं कर पाएंगे। प्लस ये डिजिटल जो हमारी डिजिट्स हैं उनको सप्लाई करती है। तो मैं बोल सकता हूं कि पैरालिसिस, और पैरालिसिस यानी वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द डिजिटल एंड थंब एक्सटेंशन मसल्स। तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, इनएबिलिटी टू एक्सटेंड थंब और फिंगर। आप अपने थम्स और फिंगर पर आप एक्सटेंशन नहीं कर पाएंगे। अपने फिंगर्स पे हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन, थंब पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं, तो वो अब हम करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये थंब आपका, थंब, ये थंब में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, ये फ्लेक्शन यहाँ पर ले गए, और ये एक्सटेंशन, ठीक है। कि थंब में कौन से, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बाहर की तरफ, और एक होता है अपोजिशन। ऐसे आप अपने फिंगर्स को देखो, अपनी फिंगर्स को अपनी जगह पर रखो, थंब से टच करो, इसको बोलते हैं अपोजिशन मूवमेंट, ठीक है। और ये फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन। तो अब क्या हो जाएगा, और फिंगर में क्या होता है, फिंगर में पास लेके आओ तो फ्लेक्शन, दूर लेके जाओ तो एक्सटेंशन। तो कौन कौन से मूवमेंट चले गए, बोले फ्लेक्शन चला जाएगा थंब का, वो थंब का एक्सटेंशन चला, आप एक्सटेंशन नहीं कर पाओगे, प्लस फिंगर्स में एक्सटेंशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये दो मूवमेंट्स आपके चले जाएंगे, थंब एंड फिंगर्स ऑन द, ठीक है, मेटाकार्पियल फेरिंजियल जॉइंट पर। अब अगला वर्ड है, हम ये थे हमारे अपर लिम्ब के। अब हम आते हैं लोअर लिम्ब पे। लोअर लिम्ब पे हमारा है पैरालामा मेरिजिया पेरिस्थेटिका।
ये नाम याद होना चाहिए, 2 वर्ड में सीधा सीधा आता है। मैरिज, व्हाट इज मैरिज या पेरिस्थेटिका। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कंपल्स, इसमें क्या होता है, जो हमारी क्या होता है लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व है, कौन सी नर्व, लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व, उसका कंप्रेशन होता है। नाम याद करते चलने हैं, ठीक है। बाद में लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व, इसका कंप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, जस्ट अ सेकंड। हाँ स्क्रीन नहीं आ रही। ये स्क्रीन विजिबल किसी को नहीं हो रही है कि आपको नहीं हो रही? सर वो नोट्स नहीं आ रहे, आपकी पिक्चर आ रही है सर। नहीं, वीडियो तो ऑफ है। जस्ट अ सेकंड। आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ रही है सर, और कुछ नहीं आ रहा। हाँ। अभी? हाँ सर अब ठीक है। ठीक है ना। हाँ। तो अगला वर्ड क्या है हमारा, मेरिल्जिया पेरिस्थेटिका। कौन सी नर्व दब रही है इसमें, लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व। कहां सप्लाई करती है, थाई पर और अपर लेग के एरिया पर। यानी अगर मैं बोलूं ये हमारी थाई है, ये नी जॉइंट है, ये लेग है, ये एंकल जॉइंट है, ये फुट है, तो ये लेग के अपर एरिया पर और थाई पर इस पर सप्लाई करती है। यानी इसी पर टिंगलिंग सेंसेशंस, नमनेस, पेन, जो कुछ भी फील होना है वो इधर ही आपको फील होना है। तो कंपल्सन लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व का होता है, सप्लाई कहां करती है, थाई, अपर लेग और टिंगलिंग सेंसेशन। अगला है टार्सल टनल सिंड्रोम। ये बिल्कुल इसी की तरह होता है, जैसे कार्पल टनल होता है, ऐसे ही एंकल जॉइंट में जो टार्सल्स बोन होती है उनके बीच में, वो कार्पल टनल कहां हो रहा था, रिस्ट जॉइंट में, कार्पल्स बोन के बीच में, और ये होता है टार्सल्स बोन के बीच में, एंकल जॉइंट में। इसमें कौन सी नर्व दबती है, इसमें दबती है, उसमें तो मीडियल दब रही थी, इसमें दबती है पोस्टीरियर टिबियल नर्व। कौन सी, पोस्टीरियर टिबियल नर्व। कहां सप्लाई करती है ये सप्लाई, ये पहले बात तो आपको याद होनी चाहिए, पोस्टीरियर टिबियल फर्स्ट ईयर में किसकी ब्रांच है, बहुत ज्यादा शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व की ये ब्रांच होती है, किसको सप्लाई करती है, सोल ऑफ द फुट। फुट की अपन को पता है, हमें जो पता है, 2 सरफेस होती है, एक पामर होती है और एक डोर्सल होती है। तो पामर सरफेस को ही सोल बोलते हैं कि नहीं, पामर यानी क्या, अगर आपने हम अपने हैंड पे भी देखते हैं, जो एकदम व्हाइट सरफेस है वो कौन सी, पाल्मर सरफेस होती है, और जो पीछे की तरफ है वो डोर्सल, ऐसे हमारे फुट में होता है, जो जो जमीन से टच हो रही है पाल्मर सरफेस होती है, जो ऊपर की तरफ है वो डोर्सल सरफेस होती है। तो सोल पाल्मर सरफेस को ही बोलते हैं। तो ये उसको सप्लाई करती है, यानी जो टिंगलिंग सेंसेशन और जो कुछ हमें सब कुछ देखने को मिलेंगे वो कहां मिलेंगे, सोल ऑफ द फुट पर। एक अगला बहुत अच्छा आ रहा है, पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन पायरिफॉर्मिस में सबसे ऐसी नर्व दबती है जो आप, जिस नर्व को तो आप हर कोई जानते हो, अगर आप एक थेरेपिस्ट हो, एक फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, ये नर्व से तो हर कोई पहचाना, शियाटिका, शियाटिक नर्व, ठीक है ना, सबसे कॉमन दबने वाली नर्व। पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम शियाटिक नर्व है, कहां सप्लाई करती है, बटक से लेके पूरे डाउन टू द फुट, बटक से लेके पूरे, स्टार्ट बटक से होता है और पूरे के पूरे फुट तक ट्रेवल करती है। ये पूरे के पूरे हमें फुट तक ट्रेवल करने को देखने को मिलती है। ये कौन सी नर्व है, शियाटिका नर्व है। इसको अभी शियाटिक पायरिफॉर्मिस, इसको बहुत अच्छे से आगे पढ़ूंगा। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ के आया हुआ कि जो लोग नीचे पर्स वॉलेट रखते हैं तो उनमें ये बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि इस्चियल ट्यूबरिसिटी के ये ना बीच में से पास होती है, इस्चियल ट्यूबरिसिटी दबने, इसको हम आगे अभी अच्छे से और पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी इसमें इतना नहीं बता रहा हूँ। फिर पेरोनियल टनल सिंड्रोम। पेरोनियल टनल सिंड्रोम में क्या होता है, कौन सी नर्व दबी, नाम भी लिखा है, पेरोनियल नर्व दबती है, ठीक है। पेरोनियल नर्व भी किसकी ब्रांच है, शियाटिक नर्व की ब्रांच है, ठीक है। ये भी शियाटिक नर्व की ब्रांच है। कहां सप्लाई करती है, लोअर लेग पर, फुट और टोस पर। अब ये हमें इतना आपको लग रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे करके इनको समझ के याद करते रहना, क्योंकि ये चैप्टर आता है और एग्जाम में क्लियर कट आता है, ठीक है। अब है हमारा अगला कंट्रोवर्शियल इंटरप्टमेंट न्यूरोपैथीज। लाइक इसमें एक वर्ड लगा है, व्हाट द मीन ऑफ कंट्रोवर्शियल। देखो बॉडी में बहुत सारे सिंड्रोम, ऐसे टनल सिंड्रोम होते हैं, मगर मोस्टली टनल सिंड्रोम सभी भी कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल का मतलब है कि हमें पर्टिकुलर ये नहीं पता कि ये वाला टनल सिंड्रोम सच में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। जैसे रेडियल टनल सिंड्रोम, पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हम बोलते हैं कि वॉलेट रख के नीचे दब जाती है, तो वो शियाटिक नर्व्स तो बहुत जगह से ट्रेवल करती है, पर्टिकुलर इस जगह पे दबती है कि नहीं दबती है। तो अभी भी जो इस पर बहुत कंफ्यूजन है
कि पर्टिकुलर ये वाली नव इसी नव की वजह से आते हैं या कि कोई नव दबती है, ये वो देखो पढ़ तो हम सारे सिंड्रोम्स रहे हैं, पर तो लेकिन बहुत सारे 4 ऐसे मेजर सिंड्रोम्स हैं जो कंट्रोवर्शियल सिंड्रोम्स हैं, जिन पे हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट बनी हुई है। तो ये 2 मार्क्स में सीधे सीधे आ जाता है कि कंट्रोवर्शियल इंटरफेयर न्यूरोपैथीज लाइक रेडियल टनल सिंड्रोम, ऊपर पढ़ के ऊपर अभी पढ़ा है, रेडियल टनल सिंड्रोम में कौन सी नर्व दबेगी? रेडियल नर्व। कहां सप्लाई करती है? फोर आर्म एंड हैंड पर, ठीक है। टार्सल टनल सिंड्रोम अभी जस्ट पढ़ के आ चुके हो, पूरा का पूरा नहीं बताएंगे। फिर पायरिफॉर्मिस अभी मैंने ब्रीफ आइडिया दे दिया है, शियाटिक नर्व वगैरह सब दबती है, इसको भी बाद में हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक इसमें और जो उसमें लिखा नहीं है वो है हमारा थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होता है, इसको अच्छे से बाद में, ये देखो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम आप ऑर्थो में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। इसमें क्या होता है हमारा थोरेसिक आउटलेट को भी आप अच्छा डीप में पढ़ोगे, अभी थोड़े इसी चैप्टर में आगे से हम पढ़ेंगे। ये एरिया जो नेक के पास, ये हमारा पर्टिकुलर एरिया होता है, ये नेक के पास एरिया होता है। यहाँ पर ये हमारी क्लेविकल जा रही होती है ऊपर, और नीचे जा रही होती है रिब। इसमें एक अलग से और स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाता है, एक्स्ट्रा रिब आ जाती है जिसको हम सर्वाइकल रिब बोलते हैं। अगर वो प्रेजेंट हो गई तो फिर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के। इसमें क्या होता है कि क्लेविकल और रिब, इनके बीच में से हमारी क्या आर्टरीज, वेन और नर्व निकलती है, लेकिन इसमें मोस्ट प्रॉब्ली जो दबने वाली चीज होती है वो आर्टरी और वेन होती है। नर्व इतनी ज्यादा इसमें नहीं दबती, और मोस्ट अफेक्टेड आर्टरी और वेन ही होती है, ठीक है। अभी इसको आगे समझेंगे कि इसमें कम वो क्या बोलते हैं, आपकी जो सर्वाइकल रिब है वो कौन सी रिब है, सर्वाइकल रिब कैसे आ जाती है, क्या है, इन सबको हम अभी आगे चल के थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। तो अभी तो मैंने आपको एक थोड़ा सा डायग्राम दिखा दिया, लेकिन इसको पूरा कंप्लीटली आप ऑर्थो में पढ़ेंगे एक बड़े मार्क्स के लिए, तो आप इसको ऑर्थो में अच्छे से कंप्लीटली पढ़ेंगे। अगला है हमारा, अब हम थोड़ा सा ब्रैकियल प्लेक्सिस सिंड्रोम। ब्रैकियल प्लेक्सिस तो हम सबने देखा हुआ है ना, फर्स्ट ईयर में पूरा याद भी करा है। तो ब्रैकियल प्लेक्सिस सिंड्रोम में ना उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। क्या कि अगर अपर प्लेक्सिस लीजन हो जाए, यानी हमारा C5 C6, हमें पता है C5 C6 C7 C8 और T1 तक रन करता है, ठीक है। अगर सिर्फ C5 C6 मसल्स अफेक्ट होंगी तो फिर हमारा होता है कौन सा, अपर प्लेक्सिस लीजन। और अगर C8 T1 हो जाए तो होता है हमारा लोअर प्लेक्सिस लीजन। उसके बाद अगर C5 से लेके C8 तक सिर्फ T1 को छोड़ दो तो उसको बोलते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड कंप्रेशन। और लास्ट वन होता है टोटल ब्रैकियल लीजन। टोटल ब्रैकियल लीजन यानी C8 से लेके पूरा का पूरा T1 तक। जस्ट एक सेकेंड होल्ड करना प्लीज, ठीक है। तो हमारा अब क्या बोलते हैं, अपर ब्रैकियल प्लेक्सिस, यानी C5 C6 रीजन जाए तो हम उसको बोलते हैं अपर ब्रैकियल प्लेक्सिस रीजन। C8 T1 जा रहा तो उसे हम बोल रहे थे लोअर ब्रैकियल प्लेक्सिस, और C5 से लेके C8 तक बोल रहे थे हम उसको बोल रहे थे पोस्टीरियर कॉर्ड कंप्रेशन। और अगर हम C8 से लेके पूरा T1 बोलते तो हम उसको बोल रहे थे टोटल ब्रैकियल प्लेक्सिस लीजन। अब आपको पर्टिकुलर ये याद करना है, कुछ इसमें समझने वाला नहीं है। अगर अपर प्लेक्सिस जाएगा, अपर प्लेक्सिस जनरली कब जाता है, ट्रैक्शन ऑन द आर्म एट बर्थ और फॉलिंग ऑन द शोल्डर में डैमेज द अपर पार्ट। कब, ये आपको याद करना है कि जब हम बच्चों को खींच लेते हैं ड्यूरिंग ट्रैक्शन ऑन द आर्म एट बर्थ और फॉलिंग ऑन द शोल्डर, यानी क्या शोल्डर पे कुछ गिर पड़े, फॉलिंग ऑन द या शोल्डर के भर हम गिर जाएं, तो क्या, तो अपर ब्रैकियल प्लेक्सिस जाने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अपर प्लेक्सिस रीजन है उसकी जो नर्व है वो कहां सप्लाई करती है, वो मोस्टली सप्लाई करती है हमारी शोल्डर जॉइंट की मसल्स को। किसकी, शोल्डर जॉइंट की मसल्स को। जो कौन कौन सी है हमारी, डेल्टॉइड, सुप्रास्पाइनस, इन्फ्रास्पाइनस, बाइसेप्स, ब्रेकियोलिस है ना, ब्रेकियालिस, एडक्टर्स ऑफ शोल्डर्स है ना, एडक्टर्स शोल्डर कौन सी, पेक्टोरस, टीरिस मेजर भी है ना, ये सारी मसल्स की, इनका मसल्स का पैरालिसिस आपको देखने को मिलेगा, यानी हमारा ओवरऑल शोल्डर जॉइंट अफेक्ट हो जाता है। पर्टिकुलर when damage to C5 C6 is more proximal nerve to rhomboids। कभी कभी ऐसा भी होता है कि C5 C6 डैमेज के साथ साथ जो नर्व जो रोम्बॉइड मसल को सप्लाई करती है वो भी इन्वॉल्वमेंट में आ जाती है, प्लस उसके साथ साथ लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी इन्वॉल्वमेंट में आ जाती है। यानी C5 C6 ब्रैकियल प्लेक्सिस में ये उसके साथ में नहीं है, मगर अगर ये कुछ ज्यादा ही प्रॉक्सिमल ऊपर की तरफ ब्रैकियल प्लेक्सिस लीजन हो जाए,
तो रोम्बॉइड मेजर मसल की, रोम्बॉइड्स की दो होती है, मेजर और माइनर मसल, उनको जो सप्लाई करती है वो नर्व प्लस लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व किसको सप्लाई करती है, ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, सेरेटस एंटीरियर मसल को। विंगिंग ऑफ स्कैपुला याद आ रहा है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला पढ़ के आए हुए अच्छे से। तो उसमें क्या होता था कि जो स्कैपुला है, जिसको कौन सी मसल होल्ड करके रखी है स्कैपुला, नहीं तो आपका स्कैपुला पीछे की तरफ आपको एकदम खतरनाक निकलता हुआ दिखने लग जाएगा। किसकी वजह से रुका हुआ होता है, सेरेटस एंटीरियर मसल उसको पकड़ के रखे होती है। अगर वो उसको सप्लाई कौन करती है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। और अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व आपकी पैरालाइज्ड हो गई तो क्या होगा, ये जो आपकी मसल है ये छोड़ देगी स्कैपुला, और इस तरीके से स्कैपुला हो जाता है। इसको बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ठीक है, दूसरा हमारा है लोअर प्लेक्सिस। लोअर प्लेक्सिस में कौन कौन सी, लोअर प्लेक्सिस में कौन कौन सी है हमारी, लोअर प्लेक्सिस में है हमारी C8 से लेके T1 तक। ठीक है, अब इसमें C7 नहीं आया, आपको एक चीज नजर आई, अपर प्लेक्सिस में C5 C6 होता है और लोअर प्लेक्सिस में होता है C8 T1। C7 रह गया, जब C7 आएगा तो उसे पोस्टीरियर कोर्ड कंप्रेशन बोलोगे। C5 C6 अलोंग विद C7 C8, T1 वहां छोड़ दोगे। तो ये रूट वैल्यूज याद रहनी चाहिए। लोअर प्लेक्सिस रीजन में आपको देखने को मिलता है क्या, फोर्स्ड, ये कब होता है, फोर्स्ड अबडक्शन। शोल्डर जॉइंट का अबडक्शन करो, हाथ बाहर की तरफ ले जाओ। जब अबडक्शन करते हो, अगर उस केस में हाथ कोई खींच दे, ड्यूरिंग अबडक्शन कोई इंजरी हो जाए, तब आपको लोअर प्लेक्सस रीजन की इंजरी देखने को मिलती है। क्लम्पसिस पैरालिसिस याद आ रहा है, क्लॉ हैंड, क्लॉ हैंड फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो। ये मैंने बोला ना, पूरा चैप्टर ही फर्स्ट ईयर एनाट है। अगर वो हमें याद है तो ये पूरा चैप्टर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, वो याद नहीं है तो फिर हमारे लिए पूरी फर्स्ट ईयर की मेहनत फिर से। इस तरीके से हैंड हमारा हो जाता है। जैसे क्लॉमिस कोई पंजा बना रहा है ना, पंजा बना रहा हो इस तरीके। दिस रिजल्ट इन पैरालिसिस ऑफ कौन कौन सी मसल्स, क्योंकि सारी मसल्स हमारी हैंड की जानी चाहिए, तभी तो हैंड पर हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो क्या, दिस रिजल्ट इन पैरालिसिस ऑफ इंटरेस्टिंग मसल्स ऑफ हैंड प्रोड्यूसिंग अ क्लॉ हैंड। ठीक है, C8 T1 सेंसरी लॉस और प्लस हॉर्नर सिंड्रोम भी देखने को मिल जाता है अगर T1 भी और प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व हो जाए। हॉर्नर सिंड्रोम मालूम क्या होता है, हॉर्नर सिंड्रोम पहले आपको दिखाऊं, आपके एक साइड का फेस और एक साइड की आई, मेनली आई और फेस अगर इन्वॉल्वमेंट में आ जाए तो आप उसे हॉर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। ये होता है हॉर्नर सिंड्रोम। एक साइड की आई और फेस इस तरीके से आई और फेस हो जाती है, नीचे की तरफ डाउन, ये मेनली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। स्वेटिंग, एक साइड के फेस पे स्वेटिंग नहीं दिखेगी, है ना, एक साइड की आंख ड्रॉलिंग, नीचे एकदम झुकी हुई और प्यूपिल छोटी हो जाएगी, सिर्फ एक साइड के पर ध्यान रखना, फेस के एक साइड पर, यानी डिस्ट्रक्टेड नर्व पाथवे ऑन वन साइड फ्रॉम द ब्रेन टू द फेस एंड आई। इसलिए इसका हॉर्नर सिंड्रोम 2 वर्ड में आता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन, तो याद रखना है कौन कौन सी, फ्रॉम वन साइड ऑफ द फेस एंड आई। ठीक है, इसका एक नाम और है ऑक्यूलो, ऑक्यूलो मींस आई, सिम्पैथेटिक पाल्सी, सिम्पैथेटिक, ओक्यूलो सिम्पैथेटिक, SYMPATHETIC, सिम्पैथेटिक पाल्सी इसको हम बोलते हैं। पोस्टीरियर कॉर्ड कंप्रेशन बोले C5 C6 C7 C8, CT1 को सिर्फ छोड़ दो। मेजर मसल जो अफेक्ट होती है वो, यानी आप, मैं सिंपल सा बोल सकता हूं इसमें, देखो अब इसको अलग से याद करने की क्या जरूरत है, जो अपर प्लेक्सिस है वो सारी चीजें जाएंगी, क्यों, C5 C6 इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। C8 के T1, इसमें T1 वाली छोड़ दो, C8 वाली जो क्लम्पसी पैरालिसिस ये सब हो रहा है, ये सब जाएंगी नहीं जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी। यानी आपका शोल्डर जॉइंट चला गया, हैंड चला गया, बचा बीच में क्या था, एल्बो, तो इसमें C7 आ गई, यानी अब एल्बो भी लगा दो लाइन में, खत्म। समझ के चलोगे तो याद भी कम करना पड़ेगा। डेल्टॉइड कौन कौन सी एक्सटेंशन आती हैं, एल्बो जॉइंट की, रिस्ट की, फिंगर्स, क्या बोलते हैं, फिंगर्स की कौन कौन सी एक्सटेंशन होती हैं, नाम में ही हम फर्स्ट में पढ़ के, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर कार्पाई अनलेरिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। ठीक है, ये लॉन्गस, ये ब्रेविस और ट्राइसेप्स, ये मसल्स हमारी जनरली जाती हैं किसमें, पोस्टीरियर कॉर्ड कंप्रेशन में। और टोटल हो गया तो फिर तो टोटल, उसमें तो फिर सबके सिम्टम्स लिख दो, इन तीनों की सिम्टम्स जोड़ दो और इसमें लिख दो, इसमें कुछ लिखने की जरूरत, कंप्लीट फ्लैसिड एंड पैरालिसिस, एनेस्थीसिया ऑफ द आर्म। ठीक है, तो इसमें आप कंप्लीट लिख देंगे, इसमें जो तीनों के सिम्टम्स है वो लिख दो। अगर 2 मार्क्स में आता है कि टोटल ब्रैकियल प्लेक्सिस पैरालिसिस, तो इन तीनों के सिम्टम्स अगर आपको याद होंगे, यानी आप सबको इन्वॉल्वमेंट में आप ले लेंगे। ठीक है, पूरे हैंड से, पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, कौन कौन से, हमारा अपना शोल्डर हो गया, हैंड हो गया, एल्बो हो गया
और प्लस T1 में हमने जो टॉट कौन सा हॉर्नर सिंड्रोम पढ़ा था वो भी आप उसमें लिख के आ जाएंगे, तो आपका कंप्लीट ब्रैकियल प्लेक्सिस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है व्हाट इज थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, यहाँ अपन अभी छोटा करके पढ़ेंगे, बाकी ऑर्थो में ये बड़ा पढ़ना, बड़ा मतलब 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग तो पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं आपको उसके बारे में तो भी कंप्लीटली जानकारी दूंगा। मैंने आपको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम बताया था, मैंने क्या बताया कि एक नेक में एरिया होता है जिधर से, क्योंकि देखो इस एरिया, क्योंकि हमें पता है हमारे बॉडी में छोटी छोटी जगह से आर्टरीज नर्व पासेस हो रही हैं, इसी तरीके से ऊपर की तरफ क्लेविकल होता है और नीचे हमारी फर्स्ट रिब होती है। क्या होती है? नीचे फर्स्ट रिब है, ऊपर क्लेविकल है। इनके बीच में जो स्पेस होता है इससे हमारी आर्टरीज वेन और नर्व निकलती है। कौन सी आर्टरी निकलती है? सब क्लेवियन आर्टरी निकलती है, सब क्लेवियन वेन निकलती है। ठीक है, मोस्टली यही दबते हैं क्योंकि नर्व थोड़ी पीछे की साइड हो जाती है, नर्व इतनी नहीं दबती, मगर नर्व इन्वॉल्वमेंट में होती है, इसीलिए आप इसे इसमें पढ़ रहे हो, नहीं तो वरना आप है ना न्यूरोपैथी में क्यों पढ़ते। ठीक है, तो मोस्टली जो दबती है वो कौन सी? सब क्लेवियन आर्टरी एंड सब क्लेवियन वेन दबती है। क्यों दबती है? इसका सबसे बड़ा रीजन हम एक पढ़ेंगे अभी बाद में, सर्वाइकल रिब। सर्वाइकल रिब सिर्फ और सिर्फ 0.2 से लेके 0.5% लोगों में ही प्रेजेंट होती है। ये एबनॉर्मल स्ट्रक्चर से सब लोगों में प्रेजेंट ये रिब नहीं होती। ये एबनॉर्मल स्ट्रक्चर अगर किसी में आके डेवलप हो जाए तो हो जाए, सब में नहीं होती। कितना बोला मैंने? 0.2 से 0.5% लोग, 500 में से एक लोग, हर 500 में से एक लोगों को, 500 में से हर एक लोग को सर्वाइकल रिब डेवलप होती है। मोस्टली ये सबसे ज्यादा जनरली राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड में भी हो सकती है या दोनों साइड भी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखने को मिल जाती है। एक्सरे में देखते हैं कितना प्यारा ये दिख रहा है, देखो ये सर्वाइकल। ठीक है, ये आपको ये देखो इसमें फुल्ली डेवलप है, इसमें फुल्ली डेवलप नहीं थी। अभी मैं बताऊंगा फुल्ली डेवलप और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। ये अच्छा ये बताओ, ये एक्सरे में ये क्या दिख रही है? ये क्या दिख रहा है बताओगे? ईयररिंग्स है सर। हाँ, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स याद रखना। मैंने इवन ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे हैं जो ये दिमाग नहीं लगाते कि अगल बगल के सराउंडिंग स्ट्रक्चर, उनको समझता है कि एक्सरे में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी बॉडी की चीजें ही हैं। तो ध्यान रखना होता है कि ऐसे जो स्ट्रक्चर्स, कभी मैं आपको बहुत बता रहा हूँ, कभी कुछ लोगों की चेस्ट पे एक्सरे अगर मेटल्स के बटन लगे होते हैं, अब देखो ये जनरली फीमेल्स में देखने को मिलता है। देखो फीमेल्स में, मेल्स में तो आप क्या है शर्ट वगैरह और सब आउट करके एक्सरे ले सकते हो, फीमेल्स में नहीं करते। तो फीमेल्स में फिर हमारा जनरली क्या रहता है, फीमेल्स में जो हमारे ऐसे बटन्स रहते हैं जो मेटल्स के बने होते हैं, वो बहुत क्लियर कट हमें दिखने लग जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये क्या दिख रहा है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मतलब है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का? मैंने अभी आपको पूरा का पूरा थोरेसिक, आपको वो थोरेसिक आउटलेट की पूरी आपको मैंने अभी इमेज दिखा दी है ना। तो सिंपल सा इतना समझो कि इसमें जो सब क्लेवियन आर्टरी और सब क्लेवियन वेन है वो इसमें कंप्रेस्ड होती है इस नेक के रीजन में बाय कॉन्टेजियस स्ट्रक्चर सच एज, क्या मैंने बोला? सर्वाइकल रिब और टाइट फाइब्रियस बैंड। देखो अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया सर्वाइकल रिब, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, 1 मिनट है ना, एक जनरल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। क्या होता है सर्वाइकल रिब? सर्वाइकल रिब इज एक्स्ट्रा रिब अबव दी फर्स्ट रिब। मैंने क्या बोला? अगर आपको ये डायग्राम अगर अभी आप याद आ रहा हो तो मैंने बोला जो रिब है वो इन दोनों के बीच में रहती है, क्योंकि इन दोनों में तो अभी इतनी जगह होती है कि यहाँ से निकल जाते हैं स्ट्रक्चर्स, मगर अगर अब इन दोनों में सिर्फ इतना स्पेस है कि यही स्ट्रक्चर्स निकल सकते हैं, अगर इन दोनों में अगर कोई बीच में कोई एक्स्ट्रा चीज घुस गई तो फिर वो अपनी जगह बनाएगी, अगर वो अपनी जगह बनाएगी तो इनके लिए वो जगह हो जाएगी क्या? छोटी। तो वो एक्स्ट्रा चीज होती है सर्वाइकल रिब। ठीक है, सर्वाइकल रिब में क्या बोल रहा हूँ? अबव द फर्स्ट रिब, इस फर्स्ट रिब के ऊपर होती है, क्लेविकल के नीचे। ये एक मे भी वन साइड हो सकती है और बोथ हो सकती है, और सबसे बड़ी इसकी चीज है ये या तो एक फुल्ली डेवलप हो सकती है या सिर्फ एक धागे फाइबर्स की फॉर्म में हो सकती है। जैसे आपको बहुत सारे इसमें देखो कंप्लीटली बनी हुई है, ठीक है, एकदम क्लियर कट कंप्लीटली। अब ये वाला सिर्फ फाइबर कितनी इसमें आगे बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग करके कुछ कुछ लोगों में बिल्कुल, कुछ लोगों में सिर्फ धागे के बराबर इस तरीके से बनी होती है। तो अब ये आप लोग को समझ आ रहा है सीबीएलटी कि ये जितनी ज्यादा बनी होगी कंप्लीटली उतनी ही हमारे लिए थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कोस करेगी। ठीक है, सिम्टम्स क्या आते हैं? पेन कहाँ होना है? जब ये नेक रीजन में तो नेक में पेन होना है, पेन इन नेक। ठीक है, एंड शोल्डर विथ पेरिस्थेसिया, पेरिस्थेसिया मतलब क्या? वीकनेस इन दी फोरआर्म। साइन क्या होते हैं? T1 एरिया, जो T1 नर्व है वो जो पर्टिकुलर जिस एरिया को सेंसरी सप्लाई करती है वहां पर आपको इसके सेंसरी लॉस देखने को मिलता है। वो हमको ये पता होना चाहिए कि T1 का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। T1 का डिस्ट्रीब्यूशन सेंसरी सप्लाई में है आपका कहाँ कहाँ पर?
आर्म फ्रॉम दी एल्बो डाउन, आर्म्स आपके जो आर्म है उससे लेके आपके एल्बो तक, पूरे एल्बो तक वहां पर होती है, हैंड्स में होती है, रिस्ट में होती है, फिंगर्स में होती है, यानी मैं पूरा बोल दूं आर्म, एल्बो, हैंड, रिस्ट, फिंगर, इन पर आपको सेंसरी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन एरिया पर आपको सेंसरी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम आपको हो रहा है तो, ठीक है। और क्या क्या है, वास्टिंग एंड वीकनेस दिखेगी, थिनर एंड समटाइम्स इंट्रोसियस मसल्स। अब आपको थिनर पता है ना, थिनर एमिनेंस, थिनर एमिनेंस क्या होता है, आपके पाम पे देखो जो आपको एक इस साइड का हिस्सा उठा हुआ दिखता है ना, ये आपका थिनर एमिनेंस होता है। तो ये पर्टिकुलर इस मसल्स को भी सप्लाई करती है, और अगर ये वाली मसल्स वीक पड़ गई तो आपका क्या हो जाएगा, थिनर भी ये क्या किस में हो जाएगा, ये वाला जो ये पार्ट है देखो ये वाला पार्ट इसको थिनर बोलते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, डाउन, एकदम दब जाएगा। ये कुछ और किसी चीज का डायग्राम, ये डायग्राम से मत समझना, मैं बोल रहा हूँ इस पार्ट को थिनर बोलते हैं जो उठा हुआ है। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आपका दब जाएगा। लोगों में क्या इसका इसका पैरेलिस हो गया तो जो स्ट्रक्चर उठा हुआ है ये आपका दब जाएगा। प्लस जो आपकी इंट्रोसियस मसल्स हैं, जो फिंगर